हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा प्रकरण है वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या फिर इंग्लिश में उसे देखें तो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रकरण है। बहुत ही जितने भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सब को देखते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका एक सामान्य परिचय और इसके सुझाव। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अगर सामान्य परिचय देखें तो बताना चाहूँगा कि स्वतंत्र होते ही, जब हम भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो उसके बाद हमने अपने देश की शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए प्रयास करने शुरू किए। इसी संदर्भ में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो भारत सरकार का जो पहला कदम था वो था विश्वविद्यालय आयोग का गठन करना, राधाकृष्णन कमीशन जिसे हम जानते हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधारों के लिए मुदालियर कमीशन का गठन किया गया। दोनों ही जो कमीशन थे उन्होंने विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन, संगठन और उसके स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, कैसे उसके स्तर को अच्छा किया जाए, माध्यमिक शिक्षा हो चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा हो, दोनों के स्तर को उन्होंने काफ़ी ठोस सुझाव दिए। लेकिन फिर भी जो हमें चाहिए था वह मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार का परिवर्तन हम लोग चाह रहे थे उस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाया। तो उस चीज़ को देखते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी, जो कि उस समय UGC के चेयरमैन हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में 17 सदस्यीय एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। अब जो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, इन्हीं के नाम पे इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक इस आयोग के कार्यक्षेत्र की बात है, तो अगर देखा जाए तो पूरे भारत के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना, ऐसी शिक्षा प्रणाली जो देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में सहायक हो, और यह प्रणाली ऐसी हो जो भारतीय शिक्षा के परंपरागत गुणों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और भविष्य के निर्माण में सहायक हो। ऐसा उनको कार्यक्षेत्र दिया गया कि ऐसी समान शिक्षा व्यवस्था जो है, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है घोषित की जा सके, उसके प्रति कार्य करना, ऐसा उनका कार्यक्षेत्र था। तो इस संबंध में भारत सरकार ने आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य के संदर्भ में यह घोषणा की कि आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों एवं पक्षों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में सुझाव देगा। अब आयोग ने इस बड़े कार्य को, जो उनके निर्देशन में ये कार्य होना था, तो उन्होंने इस बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए 2 विधियों का चयन किया। पहली थी निरीक्षण और दूसरी प्रश्नावली। निरीक्षण और जो निरीक्षण विधि थी उसके लिए आयोग ने एक वर्किंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप बनाए, जिन्होंने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को देखा, उनके छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों, इन सभी से साक्षात्कार किया। इसी के साथ साथ उन्होंने अनेक शिक्षाविदों से भी भेंट की और उनसे विचार विमर्श किया और मुख्य तथ्यों को उन्होंने लेखबद्ध कर लिया, सूचीबद्ध कर लिया। दूसरी विधि थी प्रश्नावली। उसके संबंध में उन्होंने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक लंबी प्रश्नावली तैयार की और उसे शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्गों के लगभग 5000 व्यक्तियों के पास भेजा, जिनमें से 2400 व्यक्तियों ने इसे लौटाया। फिर इस जो भी प्रश्नावली से प्राप्त उत्तर थे उनका सांख्यिकीय विवरण तैयार किया और इस विवरण को उन्होंने एक अपना जो प्रतिवेदन था बेसिकली उसको शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से बनाया और उसको 29 जून 1966 को भारत सरकार को प्रेषित किया। आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन बनाया
उन्होंने जो इसको प्रतिवेदन को स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाक्य है। कई बार प्रश्नों में भी आया हुआ है कि किस आयोग के द्वारा इस चीज़ को अपने प्रतिवेदन में लिखा गया है, तो कृपया इसको आप ध्यान दे सकते हैं। अब यदि हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझावों के संबंध में, तो उनका मानना था कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए और उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाएं और राज्य सरकारें स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाएं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी, गैर सरकारी, भारतीय शिक्षा सेवा और विश्वविद्यालयों में से योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाए। साथ साथ उन्होंने इसी में जोड़ा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और NCERT को और अधिक अधिकार दिए जाएं और अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए। दूसरा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, केंद्र सरकार ने अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 1965-66 की अपेक्षा में 1985-86 में छात्रों की संख्या कम से कम दुगनी हो जाएगी और जो प्रति छात्र पर व्यय 12 रुपये के स्थान पर 54 रुपये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए हमें भी अपने शिक्षा बजट में वृद्धि करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपना सुझाव केंद्र सरकार को दिया कि वह अपने बजट में कम से कम 6% का प्रावधान करे। फिर अगला जो सुझाव उन्होंने दिया कि शैक्षिक नियोजन इस प्रकार से किया जाए कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। साथ ही माध्यमिक शिक्षा 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा हो तथा 30% मेधावी छात्र छात्रा उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें। बेसिकली इसका मतलब ये था कि कुछ बच्चे अपनी जीविका को पूर्ण करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं ले पाते थे। तो उनका मानना था कि यदि हम माध्यमिक शिक्षा ही इस प्रकार की डेवलप करें कि उसको पूर्ण होने के पश्चात बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और अगर यदि वो उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तब भी वो अपनी जीविका चला सके। तो उनका कहना था कि 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा हो और 30% जो मेधावी छात्र छात्रा हैं वो उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें। अब यदि शिक्षा की संरचना संबंधी सुझावों की बात करें तो आयोग ने पूरे देश के लिए शिक्षा संरचना का एक प्रस्ताव रखा, जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो 1 से 3 वर्ष की अवधि की उन्होंने सुझाव दिया कि जो पूर्व प्राथमिक है, मतलब जो आज हम जो प्ले ग्रुप से नर्सरी UKG की क्लास देखते हैं, कहीं ना कहीं उसका सुझाव उस समय उन्होंने दिया कि 1 से 3 वर्ष की अवधि की यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष की अवधि की, और साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो कक्षा 1 में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम 6 वर्ष की होनी चाहिए। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 या 3 वर्ष की। इसका संबंध सीधी सी बात है कि अगर निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की है तो उच्च प्राथमिक शिक्षा भी 4 वर्ष की होगी। जहां 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा निम्न प्राथमिक शिक्षा होगी तो वहाँ 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के संबंध में उन्होंने बताया कि 2 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। इसी संबंध में उन्होंने व्यावसायिक वर्ग की शिक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा है वो व्यावसायिक वर्ग की शिक्षा, उसको अलग किया और उन्होंने बताया कि यह कम से कम 2 या 3 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। इसके साथ साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की अवधि की उन्होंने बताई है और व्यावसायिक वर्ग के लिए 2 या 3 वर्ष की। स्नातक स्तर 3 वर्ष की अवधि का कला विज्ञान वाणिज्य वर्ग में। स्नातक व्यावसायिक वर्ग इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए 3 या 4 वर्ष का। परास्नातक 2 या 3 वर्ष की अवधि और अनुसंधान 2 या 3 वर्ष की अवधि का, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। इसके साथ साथ उन्होंने यह सुझाव दिया कि
जो सार्वजनिक परीक्षा है, प्रथम सार्वजनिक परीक्षा है, वो 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा समाप्त होने पर ही होनी चाहिए। और सामान्य शिक्षा की कुल अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए, प्राथमिक और माध्यमिक को मिलाकर। कोठारी आयोग ने शिक्षा के पंचमुखी उद्देश्यों के बारे में भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो पंचमुखी उद्देश्य है उसमें बताया उन्होंने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। तो आयोग ने राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा को उत्पादन परक बनाने पर बल दिया और इसके लिए उन्होंने कार्यानुभव को, वर्क एक्सपीरियंस को विद्यालयी शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाने की बात कही। अब ये कार्यानुभव वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली ये है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसे हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा दी जाए ताकि वो पढ़ते पढ़ते भी अपनी आजीविका चला सके। इसके साथ साथ दूसरा जो सुझाव उन्होंने दिया, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा ऐसे कार्य जो है अनिवार्य हों और संघीय भाषाओं का विकास किया जाए। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे सामाजिक समानता या राष्ट्रीय एकता का विकास हो। फिर शिक्षा द्वारा लोकतंत्रीय मूल्यों का विकास। तो आयोग की दृष्टि से शिक्षा लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है और शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो उन्होंने देश के नागरिकों में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए और विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम आयोजन किए जाएं जिससे लोगों में लोकतंत्रीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न हो या वे उस तरीके से अपना व्यवहार करें। चौथा जो उन्होंने सुझाव दिया वो था शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। अब राष्ट्र के आधुनिकीकरण से तात्पर्य था विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से देश का आर्थिक विकास करना और उनके प्रयोग से जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि उच्च स्तर पर विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाए। तो ऐसे कुछ उन्होंने सुझाव दिए। इसके साथ साथ पंचमुखी उद्देश्य में जो अंतिम उद्देश्य था वो था शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो इसके लिए उन्होंने जो अपने तर्क दिए वो था कि सभी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों के माध्यम से दी जाए और शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में विचार विमर्श करें और अपने लिए मूल्यों का चयन करें। तो इस तरीके कुछ उन्होंने सुझाव दिए। ये शिक्षा के पंचमुखी उद्देश्य थे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार प्रश्न इसमें से आ जाता है। विद्यालयी शिक्षा संबंधी अन्य सुझावों की अगर हम बात करें तो उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। ऐसे ही राज्यों में राज्य विद्यालयी शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। और साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि विद्यालय के नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण मंडलों में जिला विद्यालय निरीक्षक और उनके साथ योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को रखा जाए। इसके साथ साथ उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निश्चित किए और उसके बाद शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की। साथ ही त्रिभाषा सूत्र को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। अब त्रिभाषा सूत्र क्या है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, 3 भाषाओं का प्रयोग। तो उस संबंध में उन्होंने जो अपना सुझाव था वह यह दिया कि पहली जो भाषा है बच्चे को वो उसकी मातृभाषा है, तो वो उस भाषा में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि उसको उस लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, संघ की राजभाषा वो हिंदी या अंग्रेजी कोई भी हो सकती है। और तीसरा, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या कोई यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो प्रथम 2 में न ली गई हो।
अब इसको यदि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए महाराष्ट्र में जैसे मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ की मातृभाषा क्या हो जाएगी? मराठी, मतलब पहली जो भाषा है मराठी। दूसरी संघ की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी, कोई भी दोनों में से एक। फिर तीसरी कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या कोई यूरोपीय भाषा, या फिर जो हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक भाषा जो ऊपर ली गई है, उसकी जगह हम तीसरी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक त्रिभाषा सूत्र उन्होंने दिया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, काफ़ी प्रश्न आते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एनसीटीई द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। आशा करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट सजेशंस जो थे कोठारी आयोग के, जो आपको बताए, कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों ने अपने नोट्स बना लिए होंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल अवश्य होंगे। धन्यवाद।